ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख एक नवीन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आप लोगों ने अपना पाठ्यक्रम देखा होगा कि आपके पाठ्यक्रम की 3 यूनिट पूर्ण हो चुकी हैं। आज चौथी यूनिट के प्रथम विषय के अंतर्गत हम लोग विश्व के कृषि प्रदेश का अध्ययन करेंगे कि विश्व में कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं। विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे देखिए, दो विषय, दो शब्द महत्वपूर्ण है। एक प्रदेश, दूसरा कृषि प्रदेश। प्रदेश की संकल्पनाएं आपको पहले भी बताई गई होंगी। संक्षेप में मैं यहां पे प्रदेश क्या होता है इसको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, प्रदेश भूमि, भूतल की एक इकाई है, एक खंड है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट या समान लक्षण पाए जाते हैं। ये विशिष्ट लक्षण या विशेषताएं उस खंड या उस इकाई को अन्य खंडों और अन्य इकाइयों से भिन्न बनाते हैं। इन्हीं लक्षणों, विशेषताओं के आधार पर ये जो प्रदेश होते हैं, एक विषयी हो सकते हैं, जिनके अंतर्गत एक विशेषता की समानता हो, द्विविषयी हो सकते हैं, बहुविषयी हो सकते हैं। कृषि प्रदेश एक ऐसा समरूप प्रदेश है जिसमें कई तत्वों या लक्षणों की समरूपता पाई जाती है, इसलिए इसे बहुविषयी प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जब आप कृषि प्रदेश सुने तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि कृषि प्रदेश से अभिप्राय भूतल पर स्थित उस विस्तृत भूक्षेत्र से है जिसमें कृषि दशाओं तथा कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं में समरूपता पाई जा रही है। किस चीजों में समरूपता पाई जा रही है? कृषि की दशाओं में, कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं में। इसके विभिन्न पैरा मापदंड हो सकते हैं, पैरामीटर्स हो सकते हैं कृषि प्रदेश को सीमांकित करने के लिए। एक कृषि प्रदेश दूसरे कृषि प्रदेश से कृषिगत समरूपता और भूमि उपयोग की संबद्धता की दृष्टि से भिन्न होता है। यानी कि एक प्रदेश में फसल के प्रकार, उत्पादन की विधि, कृषि में प्रयुक्त उपकरण, तकनीक, कृषकों की जीवन पद्धति, जीवन स्तर भिन्न होगा और दूसरे प्रदेश में भिन्न होगा। तो इस प्रकार से देखिए, संपूर्ण विश्व को के कृषि प्रदेशों को वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण के कार्य में कुछ मापदंड निश्चित किए गए। 1936 में एक विद्वान डी विस्टली का नाम आता है, जिनका वर्गीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने 5 मापदंडों के आधार पर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। अब यहां पे 2 प्रश्न प्रमुखता के साथ में इम्तिहान में पूछे जाते हैं कि विस्टली के मापदंड कितने थे कृषि प्रदेशों में विभक्त करने के, और विस्टली ने कितने कृषि प्रदेशों में विश्व को वर्गीकृत किया। तो मापदंड 5 थे और प्रदेश 13 थे। यह बात अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो विस्टली के 5 मापदंड कौन कौन से थे? पहला मापदंड था फसल और पशुपालन का संयोजन।
दूसरा था कृषि की उत्पादन विधि, तीसरा था कृषि भूमि में श्रम पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा, चौथा था कृषि उत्पादों के उपयोग का ढंग, पांचवा था कृषि में सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा आवासीय दशाएं। अब इन 5 मापदंडों के आधार पे 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया। वो 13 कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला प्रदेश है चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा प्रदेश है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, तीसरा प्रदेश है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, चौथा प्रदेश है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, पांचवा प्रदेश है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, छठा प्रदेश है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, सातवां प्रदेश है व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, आठवां प्रदेश है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, नवां प्रदेश है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, 10वां प्रदेश है निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 11वां प्रदेश है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 12वां कृषि प्रदेश है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और 13वां प्रदेश है विशिष्ट बागवानी प्रदेश। अब देखिए इन 13 कृषि प्रदेशों के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को बांटा गया कि विश्व में जो कृषि प्रदेश हैं वो 13 प्रकार के हैं। ये 13 प्रकार 5 मापदंडों के आधार पर उभर के सामने आए जो कि मैंने आपको बताए। इन 13 प्रदेशों का निर्धारण फसल तथा पशुपालन संयोजन के आधार पर, कृषि की उत्पादन विधि के आधार पर, कृषि भूमि में श्रम पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा के आधार पर, कृषि उत्पादकों के उपयोग के ढंग के आधार पर और कृषि में सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा आवासीय दशाओं के आधार पर किया गया। अब हम इसमें से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। ये जो 13 प्रदेश हमने आपको बताए हैं, इन 13 प्रदेश का हमें अध्ययन करना है। मैं इन 13 प्रदेशों का एक सारगर्भित विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। चलवासी पशुचारण प्रदेश पहला प्रदेश है। वे आदिम लोग जो प्रायः चारागाह, जल, भोजन आदि की खोज में अपने परिवार और पशुओं और आवश्यक सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होते रहते हैं और कभी स्थायी निवास नहीं करते, उन्हें चलवासी कहा गया। ठीक है। अब इसमें आते कौन कौन से लोग हैं? देखिए, इसमें जो लोग आते हैं, आपने अरब के बद्दू सुने होंगे, मध्य एशिया के खिरगिज सुने होंगे, पूर्वी अफ्रीका के मसाई सुने होंगे, जनजातियां सुनी होंगी आपने। ये उन्हीं जनजातियों से संबंधित है। यानी कि अर्ध शुष्क प्रदेशों में पशुओं को पालने वाले कुछ समुदाय पानी व चारे की खोज में प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं ताकि उनके पशुओं को चारा आसानी से प्राप्त हो सके। इन लोगों का जीवन पशु पालन द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों द्वारा गुजरता है, यानी कि जीवन निर्वहन हेतु पशुओं पर यह आधारित होते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाले, इस प्रकार के कृषि और चलवासी प्रवृत्ति रखने वाले, जीवन रखने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया और अरेबिया का कुछ भाग पाया जाता है, इस प्रवृत्ति को कहा गया चलवासी पशुचारण। उससे संबंधित क्षेत्र कौन से हैं मैंने आपको बताया, कुछ जनजातियों के बारे में आपको बताया। इसके बाद में है जो दूसरा प्रमुख प्रदेश, दूसरे प्रमुख का नाम है
व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। अब देखिए, ये जो व्यापारिक पशुपालन है ये आधुनिक युग की देन है। बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में मांस आदि की तीव्र मांग पर आधारित है। व्यापारिक पशुपालन अधिकतर उन प्रदेशों में विकसित है जहां यूरोपीय लोग बसे हुए हैं। मांस आदि की मांग ज्यादा हो। इसके विकास को अगर आपको देखना है तो इसका जो विकास हुआ है व्यापारिक पशुपालन का, वो विश्व के अर्ध शुष्क, शीतोष्ण एवं उपोष्ण भागों में विकसित है, जहां पर पाश्चात्य यानी कि यूरोपीय सभ्यता का विकास है, जहां परिवहन के लिए तीव्रगामी साधनों का विकास है, जहां पे शीतकरण यानी कि रेफ्रिजरेशन, उनको देर तक, लंबी अवधि तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए शीतकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसका संबंध हमारी भौतिकवादी संस्कृति के प्रसार से भी है। व्यापारिक पशुपालन का उद्देश्य क्या है कि पशु उत्पादों को बेचकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना। इन प्रदेशों में अन्न उत्पादन की अपेक्षा पशुपालन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अब पशुपालन से मांस मिलता है, ऊन मिलता है, चमड़ा मिलता है, दूध मिलता है, दूध के बने हुए पदार्थ मिलते हैं। तो जिन क्षेत्रों में इनका विकास है उसमें दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के कृषि प्रदेश पाए जाते हैं। बड़े फार्म जहां पे बड़ी संख्या में पशुओं का पालन किया जाता है उनको रैंच अथवा स्टेशन कहा जाता है। अब इसके बाद जो प्रदेश आता है उसको हम स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इसका नाम पहले भी अवश्य सुना होगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में वनों को साफ करके इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत भूमि को कुछ वर्षों के लिए उपयोग किया जाता है। मृदा का उपजाऊपन खत्म होने के बाद नए स्थान के वनों को काटा जाता है और उन्हें कृषि योग्य बनाया जाता है। अर्थात यहां एक स्थान पे पहले वनों को काटा गया, साफ किया गया, कुछ वर्षों तक खेती की गई। जब भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो गया तो दूसरे स्थान की खोज की गई, वहां से वनों को साफ किया गया, उसे कृषि योग्य बनाया गया। इस प्रकार की कृषि में पशु शक्ति का भी कम ही उपयोग होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की जनजातियां इस प्रकार की खेती में संलग्न हैं। इस प्रकार की खेती में वनों का विशेष रूप से ह्रास होता है, जिससे मृदा अपरदन और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इस प्रकार की कृषि को प्रायः हतोत्साहित किया जाता है और अन्य प्रकार की कृषि विधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ एक दबाव बढ़ रहा है भूमि पर कि नई भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें स्थायी कृषि के विकल्प को चुनना चाहिए स्थानांतरित कृषि के स्थान पर।
स्थानांतरित कृषि को आप कई नामों से जानते हैं, जैसे भारत में आप इसे झूम के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं, फिलीपींस में कैंगीन कहते हैं, रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं, सूडान में नगासू कहते हैं, म्यांमार में तुंग्या कहते हैं, इंडोनेशिया में हुमा भी कहते हैं। ठीक है, मलेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में हुमा। तो आपने देखा कि इस प्रकार की खेती, एक मिनट, आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार की कृषि में पर्यावरण अवनयन का किस प्रकार से रूप उभर के सामने आया। इसके बाद जो कृषि प्रदेश है उसे हम प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जिन उष्णार्द्र वन प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि सीमित होती है, वहां बार बार खेतों का स्थानांतरण नहीं होता। जहां पर मिट्टी अपेक्षाकृत उपजाऊ है और जनसंख्या भी बहुत विरल नहीं है, वहां स्थानांतरित कृषि का स्वरूप बदलकर प्रारंभिक स्थायी कृषि का हो जाता है। अर्थात खेतों को बार बार बदला नहीं जा रहा है। क्यों बदला नहीं जा रहा है? क्योंकि जनसंख्या विरल नहीं है और मिट्टी भी अपेक्षाकृत उपजाऊ है। इसलिए हमने प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रारंभ कर दी, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने से बार बार नई कृषि को ढूंढना और पाना कठिन है। और चूंकि जब जनसंख्या विरल नहीं है, यानी कि श्रम की उपलब्धता है, तो फसलों की निराई गुड़ाई आदि के लिए हमें श्रम भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उपजाऊ भूमि विशेषकर जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में इस प्रकार की स्थायी कृषि का प्रचलन मिलता है। प्रारंभिक स्थायी कृषि भी प्राचीन ढंग से पुराने लकड़ी के उपकरणों द्वारा ही की जाती है, यानी कि इसमें जो कृषि उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे वो पुराने होंगे, पुराने ट्रेडिशनल। किंतु अगर हम स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा इसकी तुलना करें तो यह कृषि ज्यादा गहन होगी और इसमें कृषि के साथ साथ पशु भी पाले जाएंगे, जिसमें गाय, बैल, भेल, बकरी, सुअर, घोड़े, खच्चर आदि प्रमुख होंगे। अब इसके बाद में अगला हमारा प्रकार है जिसे कि हमने विस्टली महोदय ने बताया कि जो प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश के पश्चात कृषि प्रदेश है उसको हम कहेंगे चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि के प्रदेश। अब देखिए, गहन निर्वाहन कृषि की एक विशिष्ट पद्धति है। गहन कृषि क्या हुई? गहन कृषि हुई कि खंड हमारा छोटा है और हमें उत्पादन अधिक से अधिक चाहिए। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उत्तम बीज इस्तेमाल करेंगे, अधिक श्रम लगाएंगे, वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे। खेत छोटे हैं, भूखंड छोटा है, जनसंख्या अधिक है, तो हम किस तरीके की खेती करेंगे? गहन कृषि करेंगे। अब देखिए, यही चीज यहां पे है कि चावल प्रधान गहन आत्मनिर्वाहन कृषि के अंतर्गत उष्ण
कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। चावल यहां की प्रमुख फसल है, नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि यह फसल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक लोगों का भरण पोषण कर सकती है। इस कृषि की, जैसे कि मैंने विशेषता बताई, कि इस प्रकार की कृषि में मानवीय श्रम, पशु शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। खाद्यान्न के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है। जैसे अब इनका विस्तार कहां है? चीन, जापान, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप में गहन कृषि की जाती है। अपने पश्चिमी बंगाल में की जाती है गहन कृषि। और अगर इसके क्षेत्र देखे जाएं तो इसके क्षेत्रों के अंतर्गत हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान, इनको हम सम्मिलित करेंगे। यानी कि ये जो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आया, वो आया हमारा साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का विशेष रूप से। अब लेकिन गहन कृषि चावल वाली यहां पे होती है इन क्षेत्रों में, लेकिन गहन कृषि का एक रूप पश्चिमी यूरोप में भी देखा जाता है। हालांकि वो चावल से संबंधित नहीं है, लेकिन यहां पे जो मैंने आपको ये जो क्षेत्र बताए हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसको चावल के संदर्भ में बताया है, यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब ये बात आएगी कि गहन कृषि कहां होती है, तो गहन कृषि पश्चिमी यूरोप में भी होती है, लेकिन चावल के संदर्भ में गहन कृषि विशेष रूप से कहां है, तो उसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया के ये क्षेत्र आएंगे, जो कि मैंने अभी आप उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ अन्य क्षेत्र भी बताए हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान, ये क्षेत्र थे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके बाद में है अगला चावल रहित। ये था चावल के सहित या चावल प्रधान। इसके बाद है चावल रहित गहन जीविकोपार्जन वाले कृषि प्रदेश। ये शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में चावल की खेती की अपेक्षा गेहूं और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। जब हम गहन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गहन शब्द का एक अभिप्राय यह भी होता है कि जो उत्पादन है, उस उत्पादन का जो उपयोग है वो उत्पादन क्षेत्रों में ही कर लिया जाता है। इस प्रकार की कृषि दक्षिण एशिया के शुष्क भाग, जैसे कि मध्य अमेरिका, दक्षिण एशिया के शुष्क भाग, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और मध्य पूर्वी अफ्रीका, इनमें पाए जाते हैं। यानी कि इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमारे दक्षिण एशिया के शुष्क वाले भाग और मध्य अमेरिका का क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका और मध्य पूर्वी अफ्रीका। यहां पे चावल रहित गहन जीविकोपार्जी कृषि होती है। फिर उसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में पशुपालन तथा फसलों का उत्पादन एक साथ किया जा रहा है। इन प्रदेशों में फलों का भी उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है, जैसे कि अंगूर और अन्य प्रकार के रसीले फल। तो गहन कृषि प्रणाली के आधार पे यहां फल और सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उद्यान कृषि के साथ साथ यहां पे रोपण कृषि भी की जाती है। पशुपालन में भेड़ पालन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यहां की जो फसलें होती हैं वो शीतकालीन वर्षा पर निर्भर करती हैं। इतनी विशेषताओं के साथ साथ भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की एक विशेषता है अंगूर की खेती और शराब बनाना। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में
जो कृषि प्रदेश है, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के बाद में जो कृषि प्रदेश आता है उसको हम व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं, यानी कि वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि प्रदेश के नाम से। कम जनसंख्या और निम्न वर्षा के क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी जहां जनसंख्या कम हो और जहां पर वर्षा भी कम हो रही हो। इन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मुख्यतः यहां पे गेहूं की खेती की जाती है। यह खेती विस्तृत प्रकार की होती है। अब एक शब्द आ रहा है, विस्तृत कृषि। यह विस्तृत क्या है? अभी आप लोगों ने गहन कृषि को सुना, अब यह सुनिए कि विस्तृत कृषि क्या है। देखिए, विस्तृत कृषि को अगर आपको समझना है तो सामान्यतः आप यह समझ सकते हैं कि विस्तृत कृषि गहन कृषि के विपरीत है, ठीक विपरीत है। इस प्रकार विस्तृत कृषि में जो हमारे पास भूखंड हैं वो बड़े बड़े भूखंड हैं, जिन पर हम मशीनों की सहायता से कृषि कार्य कर रहे हैं। मानवीय श्रम और पशु शक्ति का कम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कार्य मशीनों द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास भूमि की अधिकता है। भूमि की अधिकता होने के कारण हम एक ही फसल उत्पादन करने पर जोर दे रहे हैं। गहन कृषि के अंतर्गत क्या था? गहन कृषि में किसान एक से अधिक फसल उगाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन विस्तृत कृषि में एक भूखंड पर हम एक ही कृषि या एक ही फसल उगाने पर जोर देते हैं। रासायनिक खादों का पहले हम इसके अंतर्गत उपयोग कम करते थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी है, बढ़ती हुई मांग के कारण हमने रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, ताकि हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाए। विस्तृत कृषि को कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता के रूप में जाना गया। तो विस्तृत कृषि जिसकी आपने इतनी विशेषताएं सुनी, ये क्या है? ये वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत इसका नाम आ रहा है। एक मिनट, इस कृषि का जो विस्तार देखा गया है, इस कृषि का विस्तार देखा गया है दक्षिणी अमेरिका की शीतोष्ण घास भूमियों में, उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी में, यूरेशिया के स्टेपी प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया की शीतोष्ण घास भूमियां जैसे कि डाउन्स इत्यादि हैं, उनमें इस प्रकार की कृषि होती है। मैंने इस प्रकार की कृषि की विशेषता बताई कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो सकता है कम हो, लेकिन जनसंख्या भी कम है, अतः ये अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं और यहां से बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात भी किया जाता है। अब इसके बाद जो कृषि प्रकार है उसको हम वाणिज्यिक रोपण कृषि, व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन उत्पादन के मूल्य के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने नाम सुना होगा रबड़ का, चाय का, कॉफी का, मसालों का, यानी कि इस प्रकार की फसलों का उद्देश्य बाजार में बेचने के लिए उत्पादन करना होता है। इसमें पूंजी अधिक लगाई जा रही है।
इसमें जो कृषि का उत्पादन है वो भी उद्योगों की भांति ही किया जा रहा है, अधिक पूंजी लगा के। और आमतौर पे कृषि उत्पादों का परिष्करण भी उत्पादन स्थानों पर ही किया जाता है कि उसको हम परिष्कृत करके बाजार में भेजें। इस प्रकार की कृषि अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित हुई है। अब इसके बाद में व्यापारिक फसल तथा पशुपालन आधारित कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश को हम मिश्रित कृषि प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित क्यों हम इसको मिश्रित कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में इनका विकास विशेष रूप से हुआ। इस प्रकार की जो कृषि पद्धति है वो स्थानीय बाजार में कृषि उत्पाद जैसे कि आपके खाद्यान्न हो गए, सब्जी हो गए, फल और डेयरी की मांग हो गई, इसके आधार पर ही विकसित हुआ। ये मुख्यतः जो विशेषता है ये विशेषता यूरोप की है। जो ये इस प्रकार की जो कृषि पद्धति जो विकसित हुई वो यूरोप में विकसित हुई। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन और पशुपालन के माध्यम से हम अधिकतम उत्पादन पाने की कोशिश करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन हुआ, यहां पे इस प्रकार की कृषि का अधिक प्रचलन है। इसके बाद आत्मनिर्वाही कृषि और पशुपालन, ठीक है, जिसे हमने निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश भी कहा। इसमें भी कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जा रहा है। यह पद्धति जैसे कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि मध्य अक्षांशों में विकसित हुई, तो यह भी मध्य अक्षांशों में विकसित हुई, लेकिन दोनों पद्धति में अंतर है। इस पद्धति के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है वो स्थानीय आधार पर या स्थानीय मांग के आधार पर वहीं पर इसका उपयोग किया जा रहा है। बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो रहा। इससे पूर्व जो मैंने आपको बताया था जिसे कि व्यावसायिक फसल तथा पशुपालन आधारित कृषि जिसे कि मिश्रित कृषि कहा था, और उसका भी विकास मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में हुआ था। वहां पे जो उत्पादन हो रहा था, यानी कि जिन यूरोपियन कंट्रीज में इस प्रकार का उत्पादन हो रहा था वहां पे उसका व्यापार भी हो रहा था, वहां पे वो चीजें बाजार भी जा रही थी, उनसे लाभ प्राप्त भी किया जा रहा था, इसलिए वहां पे अधिकाधिक उत्पादन किया जा रहा था। लेकिन यहां पे आत्मनिर्वहन शब्द है, यह बात ध्यान रखिएगा। बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं है। इस प्रकार की कृषि कम उपजाऊ वाली भूमि तथा असमान धरातल वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से होती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और रूस के कुछ भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद जो प्रदेश आ रहा है उसको हम व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग कुछ किताबों में डेयरी के रूप में भी लिखा हुआ पाएंगे। तो ये यूरोप के औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ी हुई मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का उद्भव इस क्षेत्र में हुआ, और इसके आप प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिला। शीतोष्ण कटिबंध, जहां की जलवायु में ये शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ देर तक सही बने रहते हैं, जैसे दूध, पनीर, मक्खन
अन्य प्रकार के दुग्ध उत्पादन, दूध से बने हुए पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इनको बाजार में शीघ्र बेचना आवश्यक होता है। अतः प्रौद्योगिकी के विकास व यातायात की तीव्रता के कारण अब इन पदार्थों का निर्यात दूरस्थ प्रदेशों में भी करना संभव हो गया है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्वीडन में इस प्रकार के कृषि प्रदेशों का विकास अधिक हुआ है। इसके बाद विशिष्टीकृत बागाती कृषि आती है या विशिष्ट बागवानी प्रदेश आते हैं। नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रकार के उत्पादों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ। उद्यान कृषि का विकास यूरोप के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से हुआ है। इसके अतिरिक्त फ्रांस, हंगरी, स्विस झील प्रदेशों में भी इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ है। नगरों में जो फलों और सब्जियों की मांग बढ़ रही है, उसने इस विशिष्ट बागाती कृषि को विशेष रूप से अनुकूल दशाएं प्रदान की हैं। तो विशिष्ट बागवानी या व्यापारिक कृषि में हमने विशिष्ट रूप से फल, फूल, सब्जियों आदि की कृषि की है, वो भी गहन विधि से, सघन विधि से। इस प्रकार से आपके जो विस्टली महोदय ने 13 प्रदेश बताए थे, विश्व के कृषि प्रदेश के अंतर्गत उन 13 कृषि प्रदेशों का विवेचन समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अमन केसरी। जी बताइए। हाँ, क्या चीज, क्या चीज? देखिए 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 जो आप बीज की गुणवत्ता, ठीक है, बीज की गुणवत्ता रखी गई है ध्यान में, यानी गहन कृषि के अंतर्गत, ठीक है। और आप इस गहन कृषि को आप समझिए कि गहन कृषि में हमारा उद्देश्य क्या है? अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना। अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास में हम उत्तम बीज, ठीक है, अधिक श्रम, वैज्ञानिक उपकरण और रासायनिक खाद, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के रूप में पश्चिमी बंगाल की चावल की खेती को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान होगा वो एक खेत में एक फसल ले रहा है तो प्रयास ये करेगा कि कुछ अन्य फसलों को भी हम उसी के साथ में ले सकें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्षेत्र हमारे पास कम है। खेत जब छोटे होंगे तो मशीनीकरण नहीं हो सकता, मानवीय श्रम ज्यादा होगा। मानवीय श्रम की उपलब्धता क्योंकि वहां पे प्रचुरता के साथ में है, ठीक। इसके विपरीत जो विस्तृत कृषि हुई, विस्तृत कृषि क्या है? भूखंड वहां पे बड़े बड़े हैं, ठीक, वहां पे मशीनों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, लेकिन वहां पे मानवीय श्रम नहीं प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है कि विस्तृत कृषि वहां पे होती है क्योंकि जहां पे जनसंख्या घनत्व कम है, हमारे पास मैन पावर कम है, इसलिए हमने मशीनों, बड़े बड़े भूखंड है तो मशीनों की सहायता से कृषि की है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम केवल एक फसल उगा रहे हैं, ठीक है, उस फसल के साथ में किसी दूसरी फसल पे जोर नहीं दे रहे हैं। लेकिन जनसंख्या की विश्व स्तर पे जब वृद्धि होने लगी तो हमने ये सोचा ये जो विस्तृत कृषि है, इस विस्तृत कृषि जिसमें हम पहले रासायनिक खादों का कम उपयोग करते थे, ठीक है, अब इसमें भी हम रासायनिक खादों का उपयोग करें ताकि हमारा पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाए और ज्यादा बढ़ जाए। बढ़ा हुआ पहले क्यों था? क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम निवास करती थी, जनसंख्या घनत्व कम था, जनसंख्या कम होगी तो उस वस्तु की मांग कम होगी, मांग कम होगी तो हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे और निर्यात करेंगे।
लेकिन हमारा निर्यात और ज्यादा हो इसके लिए कालांतर में उन्होंने रासायनिक खाद और मशीनों के प्रयोग पर जोर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इस चीज को समझिए। देखिए, जो गहन कृषि है, गहन कृषि में भूखंड छोटे हैं, विस्तृत कृषि में भूखंड बड़े हैं। ठीक है, गहन कृषि में हम छोटे भूखंड में अधिक उत्पादन पाने के प्रयास में हम उत्तम बीज, मानवीय श्रम और वैज्ञानिक उपकरण और रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विस्तृत कृषि में हम मशीनों की सहायता से काम कर रहे हैं, मानवीय शक्ति और पशु शक्ति का कम उपयोग कर रहे हैं। गहन कृषि में हम एक फसल के साथ साथ अन्य फसलों को भी उगाने का प्रयास कर रहे हैं। विस्तृत कृषि में हम एक ही फसल पर केंद्रित हैं। ठीक है, कृषि योग्य भूमि की अधिकता होने के कारण हम वर्ष भर में एक ही फसल उगाने पर केंद्रित हैं। विस्तृत कृषि में पहले रासायनिक खादों का कम उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर हमने रासायनिक खादों के उपयोग करना भी प्रारंभ किया और मशीनों का भी अधिक प्रयोग करना प्रारंभ किया, ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके, हमारी मांग के अनुरूप रहे। ठीक है, तो गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच के अंतर को आप इस रूप में समझ सकते हैं। ठीक, मंजुलता कुमारी, प्रिंस कुमार, प्रियांशु कुमारी, राजेश कुमार, सच्चिदानंद मौर्य, शिवानी कुमारी। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।